मुलाकात हो जाती तो दिल्ली में निराश हुई हैं नेपाली विदेश मंत्री देउबा। पीएम के लिए क्या बात करना चाह रही थी? आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? समंदर के नीचे भारत ऐसा क्या कर रहा है? नेपाल जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने कहा है कि दिल्ली की अपनी निजी यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों से ना मिल पाने से उन्हें निराशा हुई है। देउबा बीते हफ्ते स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आई थी। ये निजी कार्यक्रम था, लेकिन उनकी उम्मीद थी कि भारत सरकार के कुछ अधिकारियों से मुलाकात होगी। वह नेपाली पीएम केपी ओली के भारत दौरे पर भी बात करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका। इस पर देउबा ने अपनी निराशा जाहिर करी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा कि देउबा नेपाल की पीएम केपी ओली के लिए भारत दौरे का न्योता हासिल करने की कोशिश में थी। ओली इस साल 15 जुलाई को सत्ता में वापसी करने के बाद से ही भारत आना चाहते हैं, लेकिन उनको नई दिल्ली की ओर से न्योता नहीं मिला, इसीलिए वो भारत से न्योता चाहते हैं। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा दिल्ली में स्वास्थ्य जांच के लिए आई थी। इस दौरान वो भारत सरकार के अधिकारियों से मिलकर नेपाल के पीएम केपी ओली के भारत दौरे का रास्ता बनाने की कोशिश में थी, इसलिए वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की उम्मीद कर रही थी। इसका मकसद केपी ओली के लिए निमंत्रण की प्रक्रिया शुरू करना था। देउबा अपनी स्वास्थ्य जाँच के लिए दिल्ली आने से पहले इस साल अगस्त में भारत का आधिकारिक दौरा कर चुकी है। अगस्त में अपनी भारत यात्रा के दौरान देउबा ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। कई मुद्दों पर भी बात की थी। देउबा के नई दिल्ली का ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि बीते कुछ समय से नेपाल और भारत के रिश्तों में गर्मी कम होने की बात कही जा रही है। भारत से न्योता न मिलने की स्थिति में ओली ने चीन का दौरा किया है। ओली नेपाल के पहले ऐसे पीएम है जिन्होंने अपनी पहली आधिकारिक विदेश दौरे के लिए भारत के बजाय किसी दूसरे देश को चुना है। इस महीने की शुरुआत में ओली ने चीन का दौरा किया और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। ओली को चीन के लिए नरम रुख रखने वाला नेपाली नेता माना जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार उन पर क्या रुख अपनाती है। वैसे जहाँ तक नेपाल की बात है तो ऐसा नहीं है कि भारत ने पूरे संबंध तोड़ लिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नेपाल में हाल ही में भारत के तरफ से एक बार फिर से नेपाल और भारत के बीच में हो सकता है कि गोरखा सैनिकों की रिक्रूटमेंट शुरू हो जाए। हाल ही में एक एक्सरसाइज भी हो रही है भारत और नेपाल के बीच में, और आर्मी चीफ जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं उससे साफ दिखता है। हालांकि भारत से अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, पर नेपाल के साथ भारत का विवाद खड़ा हुआ है। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में नेपाल का दखल बढ़ गया है। 2 दिन पूर्व नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी और अन्य टीमें 6 हाथियों पर सवार होकर पहुंची, पिलर खड़ा करने लगी। सूचना पर पहुंची भारतीय क्षेत्र की वन और राजस्व विभाग की टीमों ने बातचीत की। बाद में नेपाल का टीम इसे अपना क्षेत्र बताकर लौट गई। कलीनगर तहसील क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से सटा इलाका लंबे समय से विवादित बना है। यह रमनगना और गुनाहा गांव की सीमा की तरफ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर के बीच में दूरी होने से ये विवाद और गहराता जा रहा है। खैर, जमीन अपनी बताकर भारतीय क्षेत्र के लोगों को रोक लगा दी है। जमीन पर पट्टा होने की बात कही गई है। भारतीय लोग खेती भी जारी रखी है। करीब 1 माह पूर्व नेपाल की सेना और शुक्ला फांटा सेंचुरी ने हस्तक्षेप बढ़ाया था। टीम ने 2 भारतीय लोगों को पकड़ा था और यहाँ पर इस तरह के विवाद तो चल ही रहे हैं, पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में थोड़ी दूरियां जरूर देखने को मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत क्या एक बार फिर से ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है और इस दिशा में भारत ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ये बातें आखिरकार क्यों कही जा रही हैं? 2025 तक कई एडवांस समुद्री केबल प्रणालियों के चालू होने की तैयारी के साथ भारत इन नेटवर्कों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं के बीच अपने टेक्निकल दबदबे को मजबूत करते हुए खुद को वैश्विक डेटा बुनियादी ढांचे में एक
बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। अगली पीढ़ी के कई सिस्टम जिनमें IEX 2 अफ्रीका, पर्ल, ब्लू रमन, मिस्ट शामिल है 2025 तक चालू होने वाले हैं, जो 25 साल के जीवन काल के अंत के करीब पुराने केबलों को बदल देंगे। ये केबल भारत के अलग अलग स्थानों को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के माध्यम से यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के 1 दर्जन देशों से जोड़ देगा। वैश्विक टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल, मेटा, भारतीय पावर हाउस रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय और एक समृद्ध डेटा सेंटर बाजार के बीच इस प्रणाली के विस्तार को चला रहा है। भारत स्वतंत्र दूरसंचार सलाहकार और समुद्र के अंदर केबल उद्योग के दिग्गज सुरेश चट्टोपाध्याय ने इस सप्ताह एशिया में कहा कि ये केबल सिस्टम निसंदेह कई देशों में उपयोग के लिए तैयार सूचना सुपर हाईवे बनकर भारत के जियोपॉलिटिकल खेल को मजबूत करते हैं। समुद्र के नीचे केबल समुद्र तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक लाइनें हैं जो महाद्वीपों को जोड़ती है और आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की नींव बनाती है। अनुमान है कि वे प्रतिदिन 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय लेन देन संभालते हैं। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर व्यापार और वाणिज्य को सरल बनाएगा। UPI जैसे भारत के नेतृत्व वाली डिजिटल पहल को सक्षम करेगा जो बेजोड़ नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म साबित हुए हैं। मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। UPI के कई देशों में अत्यधिक मांग है। ये केबल इसे सीमाओं के पार निर्बाध रूप से बढ़ाने में मदद करेंगे। एक बार जब नए सिस्टम पूरी तरह से चालू हो जाएंगे तो भारत की डेटा ट्रांसमिशन क्षमता चौगुनी होने का अनुमान है। विस्तार से उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी को लाभ होगा। कहा जा रहा है कि इन नए केबल सिस्टम में से किसी एक की क्षमता सभी 16 पुराने सिस्टमों की तुलना में अधिक है। 2 अफ्रीका पर्ल, भारत एशिया एक्सप्रेस, भारत यूरोप एक्सप्रेस सहित प्रमुख नेटवर्क सामूहिक तौर पर 71,000 किलोमीटर तक फैले होंगे। 45,000 किलोमीटर से अधिक की दुनिया की सबसे लंबी प्रणालियों में से एक 2 अफ्रीका पर्ल के अगले साल लाइव होने की उम्मीद है, जिसमें मेटा और भारतीय एयरटेल प्रमुख निवेशक होंगे। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई 2 अफ्रीका पर्ल नेटवर्क के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में काम करेगा, जिसकी ट्रांसमिशन क्षमता 180 टेराबिट प्रति सेकंड है और मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के 33 देशों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए IAX चेन्नई मुंबई को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से जोड़ता है, जबकि IEX 2 भारतीय शहरों को ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, सऊदी अरब और जिबूती से जोड़ता है। चाइना मोबाइल चीन का सबसे बड़ा वायरलेस कैरियर IEX और 2 अफ्रीका पर्ल में भी एक महत्वपूर्ण निवेशक है। भारत के कार के अनुसार वैश्विक पनडुब्बी केबल बाजार 2023 में $37 बिलियन से बढ़कर 2028 तक $40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का उम्मीद किया जा रहा है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम को थोड़ा सा कम कर रहा है। वैश्विक संचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद समुद्र के नीचे केबल शत्रुतापूर्ण संस्थाओं द्वारा शारीरिक तोड़फोड़, हैकिंग, साइबर जासूसी के प्रति संवेदनशील है। हाल के घटनाओं ने इन कमजोरियों को उजागर किया है। मार्च में लाल सागर में यमनी हौती विद्रोहियों के हमलों ने कई डेटा केबलों को क्षतिग्रस्त किया, जिसमें एशिया और यूरोप के बीच लगभग 25% इंटरनेट यातायात अस्थायी रूप से रुक गया है। पिछले महीने बाल्टिक सागर में संदिग्ध तोड़फोड़ ने फिनलैंड को जर्मनी और लिथुआनिया के स्वीडन से जोड़ने वाली 2 केबलों को तोड़ कर रख दिया है। यहाँ पर धीरे धीरे भारत इन चीजों को जोड़ रहा है और इस हिसाब से बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।